हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। ठीक है दोस्तों, आज हम 120 क्वेश्चन करेंगे, 120 एमसीक्यूज़ करेंगे, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, वो आप लोग एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह लेना। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो देखते हैं आप लोगों के कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, आप लोगों की तैयारी कितनी है। आप लोगों को इसके अंदर जो ये पेपर है आप लोगों को अब मैं करवा रहा हूँ, हो सकता है ये आप लोगों को 2 पार्ट में मिले। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो प्रोसेसिंग करने की मेमोरी है वो थोड़ी कम है, तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, देखते हैं आप लोग कितने सही करते हो। ठीक है, और देखिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इस पेपर में आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिलेबस के बाहर मिल सकते हैं। अदरवाइज सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सिलेबस के अंदर के ही मिलेंगे। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को सिलेबस के बाहर मिलेंगे। यहीं नहीं, पेपर के अंदर भी आप लोगों को सिलेबस के बाहर क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें मिसलेनियस क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वो देखने के लिए किया जाता है कि स्टूडेंट ने जो ज्योग्राफी है वो कितनी पढ़ रखी है, इसीलिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप लोगों को इसमें मिक्स आंसर, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे, सिलेबस को कवर करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर भी है, इसमें अदर जो 11th की NCERT है उसके आंसर भी मिलेंगे। जितने मतलब सारे जो भी हैं वो सारे मिक्स इसमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 120 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 120 क्वेश्चन। इन 120 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस आएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे वो इसी में से आएंगे। लिख के ले लेना, कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, और बाकी नहीं है तो वो आपकी किस्मत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन कहाँ पर होते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं उसे समझाऊंगा, अदरवाइज मैं केवल टिक करके आगे चलूँगा। क्योंकि ये यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, तो हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, थोड़ा लेंदी हो जाए, तो आप लोग इसे माइंड मत करना। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं उसे समझाऊंगा, ऐसे तो टिक करके आंसर करना कि मतलब ही क्या है फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन कहाँ पर होते हैं। तो आप लोगों को पता है जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन वायुमंडल की प्रथम परत में होते हैं, क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने कि कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कारक बताना आप लोगों को जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। घूर्णन यह प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य घूर्णन पृथ्वी करेगी तो कहीं पर दिन होगी, कहीं पर रात होगा। ठीक है, ये प्रभावित करता है। परिक्रमण भी प्रभावित करता है, क्योंकि परिक्रमा करता है जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, तो कई बार सूर्य कर्क रेखा पर जाता है और कई बार ही एक बार सूर्य कर्क रेखा पर आता है, एक बार मकर रेखा पर आता है। परिक्रमण भी प्रभावित करता है। सूर्य किरणों का नति कोण भी प्रभावित करता है। सूर्य की नति कोण भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और ध्रुव की तरफ तिरछी होती जाती है। तो ये तीनों तो हो गए सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। पूछा क्या है? नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के सामने कि प्रचलित पवनें सूर्य तप को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। तीसरा सर्वाधिक है, याद रखना। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है आर्गन। तीसरा है आर्गन, याद रखना। और चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन है 0.93%, याद रखिएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, वायुमंडल की परत जो एप्लेटन परत के नाम से जानी जाती है वो कौन सी है। तो एप्लेटन परत के नाम से जो जानी जाती है वो एफ परत जानी जाती है। कौन सी परत जानी जाती है? एफ परत जानी जाती है, एप्लेटन परत। ई परत जानी जाती है कैनली हैवीसाइड, कैनली हैवीसाइड परत, हैवीसाइड परत।
आ रही है बात समझ में? कैनेली हेविसाइड परत के नाम से जानी जाती है ई परत, और एफ परत एप्लेटन परत। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 तो हो गया, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायु अपवाह से अभिप्राय क्या है? वायु अपवाह से अभिप्राय क्या है आप लोगों को ये बताना है। राइट आंसर, अपवाह का मतलब बहना, अपवाह का मतलब होता है बहना। तो ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर हवा की क्षितिज गति। दूसरा है ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि की क्षितिज गति। चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर्वाह है। ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति। नदियों का अपवाहन होता है तो ढाल से ज़्यादा ढाल से कम ढाल की ओर चलता है। इसका मतलब हवाओं का भी यहाँ पर क्या देखेंगे? ढाल देखेंगे। क्या देखेंगे? ढाल देखेंगे, क्योंकि ढाल पर ही क्या होती है? नदियाँ अपवाहित होती है। यहाँ पर भी पवन अपवाह पूछा है, तो 5वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ठंडी हवाएं बहती हुई अपवाहित होती हुई घाटियों में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेरे लेक्चर को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं लिखूंगा बहुत कम, ठीक है। तो 6वां है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर डिग्री के समतुल्य होगा। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है अपन लोगों को। तो फ़ारेनहाइट में बदलने का एक सूत्र है कि डिग्री सेंटीग्रेड गुणा 9/5 प्लस 32। ये है आप लोगों के पास डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है गुना 9/5 प्लस 32। तो चलिए काटिए, 5 में ये गया 20 बार। अब देखते हैं, 0 9 दूनी 18 प्लस 32 बराबर 212। 212 है ना, 180 प्लस 30 210 और 212, ठीक है। तो आप लोगों का 6वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 212 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने कि वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। यहाँ पर पूछा क्या है? वार्षिक ताप परिसर। ताप परिसर, परिसर का मतलब अंतर जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा का और सबसे कम का जो अंतर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोगों के सामने। ऑप्शन बाकी के नहीं पढ़ेंगे, केवल ये ताप परिसर की जो वार्षिक ताप परिसर की जो परिभाषा है वो आप लोगों को याद रखनी है कि वार्षिक ताप परिसर होता क्या है कि एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को, ठीक है, एक महीने एक वर्ष है उसका सबसे गर्म महीना कौन सा है, ठीक है, और उसका सबसे ठंडा महीना कौन सा है। जो सबसे गर्म महीना था उस महीने का औसत निकालना है, ठीक है, और जो सबसे ठंडा महीना था उसका औसत निकालना है, ठीक है। अब इन दोनों औसत को क्या कर देंगे? आपस में माइनस कर देंगे, औसत माइनस औसत, और ये जो आएगा आप लोगों के सामने 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, ये क्या होगा? वार्षिक ताप परिसर होता है। क्या होता है? वार्षिक ताप परिसर, वार्षिक तापांतर भी कहते हैं इसे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 7वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन बताना है आप लोगों को। कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होंगे, कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चक्रवात की बात हो रही है। तो यह क्या करेंगे? ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होंगे, ठीक है। आर्य बात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो ऑप्शन है वो चक्रवात के बारे में असत्य है और असत्य ही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की दिशा के अनुरूप होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी?
घड़ी की दिशा के अनुरूप होगी। समझ गए, ये घड़ी की दिशा नहीं है, ये है घड़ी की दिशा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगी। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवाती जो दशाएं होती है वो चक्रवात के विपरीत होती है। मतलब अगर चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रहा है तो प्रति चक्रवात क्या होगा, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलेगा। मतलब बाहर, अंदर से बाहर की ओर हवाएं चलेंगी, केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है उपोष्ण उच्च दाब पेटियों के संबंध में असत्य कथन बताना है। उपोष्ण उच्च दाब कहाँ पर पाई जाती है? 35 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास पाई जाती है। ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ ले लो और साउथ ले लो। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, इसके बारे में असत्य बताना है कि इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, ये एक गतिजन्य पेटी है। कौन सी पेटी है? गतिजन्य पेटी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का इसमें असत्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इन पेटियों के ऊपर उच्च तल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। इसमें क्या होता है, हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। इसका मतलब यहाँ से हवाएं खाली हो गई, मतलब यहाँ पर न्यून वायुदाब हो जाता है, सारी हवाएं यहाँ पर उतरती है और यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है धरातल पर। और उच्च तल पर जहाँ से उतरती है वहाँ पर न्यून होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो 9वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गतिजन्य दाब पेटी है, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, असत्य कथन कौन सा हो गया कि ये तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नहीं। तो 10वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने। हो सकता है मेरे ये जो वीडियो की जो मतलब जो फ्रेम है उसमें ये मेरा जो ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा सा कट जाए, लेकिन आप लोग बस समझते चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सहारा मरुस्थल से जो संबंधित है वो है हबूब। कौन सी संबंधित है? हबूब संबंधित है सहारा मरुस्थल से। जो बोरा दे रखा है आप लोगों को, बोरा एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है। फोहन चलती है जो यूरोप में जो आल्पस पर्वत पाया जाता है उसके सहारे चलती है। और बर्ग आप लोग कमेंट करके बताना। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? आ गई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। कौन सी है? बोरा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर। इसके अलावा सिरोक्को आप लोगों को पता है, इटली वाली है। हरमट्टन डॉक्टर पवन है आप लोगों को पता है। फोन में मैंने बता ही दिया। ठीक है, 11वें का सी हो गया। 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ है? तो सबसे नीचे वाला मेघ बताना है। वैसे सबसे नीचे वाला जो मेघ होता है वो क्यूमुलोनिम्बस होता है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार अपन लोगों को बताना है तो वो कौन सा है? स्तरी कपासी। कौन सा होता है? स्तरी कपासी। आ रही है बात समझ में? ये सबसे इस ऑप्शंस के अनुसार सबसे नीचे वाला बादल है। ठीक है, तो 12वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। बादलों वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आप लोगों को वायुमंडल वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई क्या है? तो उस टाइम पर मैंने बता दिया था ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति घन मीटर उस टाइम पर बताया था मैंने। असत्य कथन की पहचान कीजिए ऐसे कुछ बताया था, तो मीटर की जगह मैंने सेंटीमीटर लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम प्रति घन मीटर है। तो 13वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहिरुष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले बादल कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा ठंडे वाताग्रों के सहारे कौन से बादल बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। कौन से बादल बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस या कपासी, जो टावरिंग क्लाउड भी कहा जाते हैं। सीधे लंबवत खड़े होते हैं। ठीक है, वो उनकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, खंबे की तरह होते हैं सीधे। ठीक है, क्या बोलते हैं? कपासी बोलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस किस में बनते हैं? ठंडे वाताग्रों में बनते हैं। ठीक है, तो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी है वो? तो मीथेन हरित गृह गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है, CO2 हरित गृह गैस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? एक प्राण वायु है, ये हरित गृह गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोकोस कटक कहाँ पर स्थित है? तो कोकोस द्वीप आप लोगों को याद होना चाहिए, कोकोस द्वीप कहाँ पर है और कोकोस कटक कहाँ पर है। तो कोकोस किलिंग द्वीप जो है हिंद महासागर में है। कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में है। लेकिन अपने को पूछा क्या है? कोकोस कटक पूछा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने, वृहदतम महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पर मिलता है? मग्न तट क्या होता है? जब हम धरातल से समुद्र की ओर चलते हैं तो जो धरातल, जो किनारा, समुद्र का जो किनारा जो है, धरातल का, महाद्वीपों का जो किनारा है, वो जल से मग्न रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जो तट होता है महाद्वीपों का, उसे इसीलिए बोलते हैं मग्न तट। ठीक है, और सबसे चौड़ा वो मिलता है साइबेरिया के तट, साइबेरिया का तट सबसे चौड़ा मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्रशांत महासागर का तो मेरियाना है, लेकिन अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, इसे नरेश गर्त भी कहते हैं, नरेश गर्त भी कहते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है, कैरेबियन आइलैंड्स के पास। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सर्वोच्च ज्वार कहाँ पर आते हैं? मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी में बृहत्तम ज्वार आता है, फंडी की खाड़ी। और ये फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? ये है कनाडा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने, सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतराल क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या को, ठीक है, व पूर्णिमा को, और लघु ज्वार कब आता है? सप्तमी अष्टमी को, सप्तमी अष्टमी को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितने दिन का होता है? लगभग 7 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का अंतर होता है? लगभग 7 दिन का अंतर होता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है, तो आप लोग देखिए, ब्राज़ील धारा ये एक गर्म धारा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का राइट आंसर हो गया। इसके अलावा बेंगुएला धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर चलती है। इसके अलावा हम्बोल्ट है दक्षिणी अमेरिका के, वो तो अफ्रीका थी बेंगुएला तो, और ये हम्बोल्ट जो है दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट पर चलती है, पश्चिमी तट पर। इसके अलावा फोकलैंड जो है वो फोकलैंड आइलैंड के पास चलती है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए अटलांटिक महासागर में। 21वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के सामने कि महासागरीय धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं की चक्र गति, जायर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, गति का भाग नहीं है, तो कनारी धारा, कनारी धारा आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बना देता हूँ पहले जायर्स उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है, ये उत्तरी विषुवत रेखीय, ये गल्फ स्ट्रीम, ये उत्तरी अटलांटिक और ये कनारी, तो कनारी तो भाग है भाई। ठीक है, इसके अलावा है उत्तर विषुवतीय धारा, तो ये भी हो गया उत्तर विषुवतीय धारा। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया। ठीक है, अब है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर इस जायर्स का भाग नहीं है। लेब्राडोर कहाँ से आती है? ये आती है ग्रीनलैंड के पूर्व से चलती हुई। ठीक है, तो याद रखना लेब्राडोर है ठंडी धारा, ये इस जायर्स का भाग नहीं है, और ये आप लोगों को पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेब्राडोर धारा। ठीक है, 22वें का बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो मध्य अटलांटिक का जो उत्तर में स्थित भाग है उसे डॉल्फिन कटक कहते हैं। डॉल्फिन 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 कटक कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दक्षिण वाले भाग को चैलेंजर उभार कहते हैं। ठीक है, तो 23वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें बी है, डॉल्फिन कटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अटलांटिक महासागर की बेसिन नहीं है। ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया। तो पूर्वी भाग की बेसिन नहीं है, तो कनारी बेसिन पूर्वी भाग है यहाँ पर यूरोप के सहारे। इसके अलावा स्पेनिश बेसिन स्पेन के सहारे है। केप वर्डे बेसिन इसके सहारे है। लेकिन जो लेब्राडोर बेसिन है वो यहाँ पर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कनाडा के पूर्वी तट पर है और महासागर के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का लेब्राडोर बेसिन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उच्चता मिति हिप्सोमेट्रिक जो वक्र है, कर्व है, उसके द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कम्युनिटी में एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो उसमें प्रदर्शित किया जाता है महाद्वीपीय, ये डेटम सतह है, इसके ऊपर ठीक है उच्चावच को ध्यान में रखा जाता है और इसके नीचे उच्चावच को ध्यान में रखा जाता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट को इसमें गिना जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल को इसमें प्रदर्शित किया जाता है, गहरे सागरीय मैदानों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन सागर जल में लवणता का परिवर्तन से इसे रिलेटेड कोई भी नहीं है। सागर में लवणता कितनी है कितनी नहीं है, बरसात होने पर कितनी लवणता कम हुई, वाष्पीकरण होने पर कितनी लवणता ज़्यादा हुई, तो इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है उच्चता मिति वक्र। तो ए, बी और सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि एल्बेट्रोस पठार कहाँ पर स्थित है। एल्बेट्रोस पठार मैंने पहले भी करवाया था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी थी उन क्वेश्चंस में, और यहाँ पर केवल महासागर का नाम पूछा है। तो 26वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में एल्बेट्रोस पठार है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 27वें का जो राइट आंसर है देखिए, 27वां देखिए, सूची बतानी है आप लोगों को। ठीक है, सूची है आप लोगों के सामने, महासागरीय धाराएं दे रखी है और महासागर दे रखा है। तो लेब्राडोर है एक तरफ, ठीक है, इसके अलावा है ब्राज़ील, इसके अलावा है क्यूरोशियो, इसके अलावा है अगुल्हास, दक्षिणी अटलांटिक दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी प्रशांत दे रखा है, दक्षिणी हिंद दे रखा है। ठीक है, तो धाराओं की आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कम आप लोगों के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। लिख के ले लीजिएगा, और बाकी नहीं बने तो आपकी मर्जी, आपकी किस्मत। ठीक है, दक्षिणी हिंद। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो अब देखिए लेब्राडोर जो है वो उत्तरी अटलांटिक में मिलती है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ब्राज़ील जो मिलती है दक्षिणी अटलांटिक में मिलती है, ब्राज़ील तट के सहारे। क्यूरोशियो मिलती है प्रशांत महासागर में और मिलती है उत्तरी प्रशांत महासागर में, जापान के सहारे। अगुल्हास जो मिलती है वो दक्षिणी हिंद महासागर में मिलती है, अगुल्हास यानी कि मोजाम्बिक के नीचे की तरफ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये आप लोगों के सामने मैंने लगा दिए हैं राइट आंसर। इसमें भी मैंने कोई ऑप्शंस नहीं दिए, केवल ये बताए हैं मैंने। ठीक है, 28वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि ऑप्शंस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से प्रशांत महासागर का गर्त कौन सा नहीं है, या गर्त कौन से नहीं है? तो क्यूराइल आइलैंड्स के पास है। ठीक है, इसके अलावा कर्माडेक भी है, टोंगा भी है, लेकिन जो प्यूर्टो रिको है, नरेस है, वो अभी मैंने बताया था अटलांटिक महासागर में कैरेबियन आइलैंड के पास पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम नरेस गर्त भी है। ठीक है, तो 28वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ACD। ये तीनों ही क्या है, प्रशांत महासागर में, बाकी प्यूर्टो रिको प्रशांत महासागर में नहीं है। तो बी ऑप्शन को निकाल देंगे और ACD आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने कि किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। अलग थलग दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी तरह ये तट है और इससे पूरी तरह यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, मुख्य भूमि से, यहाँ से मुख्य भूमि से, ठीक है। और बीच में क्या बन जाती है, एक लेगून बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रोधी का प्रवाल भित्ति कहते हैं। कौन सी कहते हैं, रोधी का प्रवाल भित्ति कहते हैं, रोधी का प्रवाल भित्ति। बैरियर रीफ बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ। और सबसे बड़ी बैरियर जो रीफ है वो कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, इतना बता देता हूं मैं आप लोगों को। बैरियर रीफ तो है, बस उसका जो आगे का एक अक्षर है वो आप लोगों को बता देना कमेंट करके। 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्नलिखित में से कौन आता है। पोषण स्तर आप लोगों को पता होना चाहिए खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, कौन सा लेवल, ट्रॉफिक लेवल, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखना, पोषण स्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले पोषण स्तर पर आता है उत्पादक, दूसरे पोषण स्तर पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे पोषण स्तर पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, और चौथे स्तर पर आता है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल कहाँ से शुरू होता है, उत्पादकता से शुरू होता है। तो तृतीयक उपभोक्ता पर कौन सा लेवल आता है, ट्रॉफिक लेवल 4 आता है। तो आप लोगों के सामने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि तृतीयक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल 4 में आता है। याद रखना, तृतीयक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल 4 में आता है, ठीक है। 30वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30वां था ये। मैं आप लोगों को देख लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, वरना ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह कि साउंड ही नहीं आया। तो देख लेता हूँ मैं, ठीक है, रुकिएगा थोड़ी देर आप लोग। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब चलते हैं 31वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों के सामने, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया किसको परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। तो नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। ये याद रखना है आप लोगों को, नाइट्रेट में बदलता है। तो 31वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। वीडियो चल तो रहा है क्या, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो वो कहाँ पर पाए जाएंगे, वो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे और उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोपेन के अनुसार AF प्रकार की जलवायु, ठीक है, याद रखना। तो 32वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में मानसून वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो मानसून वन में कौन सा चीज़ आएगी, मानसून वन में आएगी पतझड़। मानसून वन में क्या होती है, पतझड़, क्योंकि मानसून आता है तभी वो हरे भरे रहते हैं, बाकी समय उनके धीरे धीरे पत्ते झड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसून कौन से क्षेत्रों में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। अपना भारत ही देख लो, भारत में मानसून आता है, तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय उन्हें पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। तो 33वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ रही है तो चीज़ें, वरना मैं बस केवल ऐसे टिक करते हुए चलता, वो तो मैं आप लोगों को वैसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। बार बार मैं वीडियो स्टक होकर के रुक जाता था, इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है।
प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो लैब असिस्टेंट का जो प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें जो पर्यावरण के बारे में मुद्दे दे रखे हैं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीय का आप लोगों को प्रदूषक पता होना चाहिए। प्राथमिक प्रदूषक वो क्या होते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, जो डायरेक्ट निकलते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक जब ये आपस में क्रिया करते हैं, किसी की भी उपस्थिति में देख लो, गर्म हवा की उपस्थिति में देख लो, या सूर्य की जो किरणें हैं, प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में देख लो, जब दो आपस में क्रिया करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इनमें से बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, पारा प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्राथमिक प्रदूषक है, डायरेक्ट कंजम्पशन से निकलता है, कंबशन से, सॉरी, डायरेक्ट कंबशन, कोयला कंबशन करता है, जो हाफ बर्निंग, जो आधा जल जाता है आधा नहीं जलता है, उससे जो धुआं निकलता है उस CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राई आ गया, मतलब 3 सब्सटेंस मिले हुए इसमें। आ रही है बात समझ में? तो 34वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राथमिक सब्सटेंस कौन सा है और द्वितीय कौन सा है। 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 यार, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप लोग। 35 है, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष अंगीकार किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और किस वर्ष इसे अंगीकार किया गया था? 1997 में। कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। तो 35वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत UNFCCC के साथ किस वर्ष जुड़ा? तो भारत UNFCCC के साथ 1992 में जुड़ गया था, ठीक है। तो 36वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग देख के बताइएगा कि ये जो राइट आंसर है क्या ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को रटना होगा, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस को समझना। आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगा के आओगे, मुझे पता है, 1987 वाला, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग लगा के आओगे, लेकिन ये क्या पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पहले, उसका रिजल्ट है। तो अपन लोगों को पूछा गया है कि ये जो रिजल्ट है वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का रिजल्ट है। तो 1985 में एक सम्मेलन हुआ था ओजोन क्षरण को लेकर के, ठीक है, और उसका नाम था वियना कन्वेंशन, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, और इसी का रिजल्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो 1985 में हुआ था वियना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37वें का ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझ के करना है आंसर आप लोगों को, ऐसा नहीं ये तो हमें आता है, चलो भाई ठीक है कर लेते हैं, समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों के सामने, भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में पहली बार जल अधिनियम 1974 में लागू हुआ। आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम भी बताना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, जो वायु अधिनियम है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अधिनियम 2-4 हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले ही बता देता हूँ मैं, एक ना एक अधिनियम तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो 38वें का जो राइट आंसर होगा 1974 होगा, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आगे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोगों का दिमाग ऐसे कहिएगा कि यार ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़नी। मानचित्र प्रक्षेप से रिलेटेड, GIS से रिलेटेड, सुदूर संवेदन से रिलेटेड, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। 39वां देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन से वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों को मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। और फिर लास्ट में मिलते हैं आप लोगों को टुंड्रा,
ठीक है। तो आप लोगों को 39वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है कि हम भूमध्य रेखा से जाते हुए ध्रुवों की तरफ कौन से वनों के प्रकार आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, पहला ऑप्शन देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा टुंड्रा दे रखा, तो ये भी नहीं है। तीसरा है मरुस्थलीय झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये भी नहीं हो सकता। पहले यहाँ थोड़ा ना जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे ना। भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ, ये भूमध्य सागर पे पहुँच गया, और फिर मरुस्थलीय आ रहा है, फिर टुंड्रा आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा 39वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा गया है? बड़े शिकारों की भूमि। एक दिन मैं क्लास ले रहा था, उसके अंदर मैंने ऐसे ही चलते हुए लेक्चर में बताया था कि बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है। तो सवाना को क्या कहा जाता है? बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर शेर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो सवाना को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। 40वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेक्चर को भी सुनते रहिएगा, क्योंकि लेक्चर से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 करिए आप लोग। मिलान वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब सुमेलित को आप लोगों को छोड़ देना है, और जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, वो आप लोगों को बता देना है। तो प्रेरीज कहाँ मिलेंगे? कनाडा में मिलेंगे, यूएसए और कनाडा में मिलेंगे। ठीक है, पंपाज अर्जेंटीना में मिलेंगे, दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। लानोज लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं मिलेंगे। न्यूजीलैंड में कौन से मिलेंगे? न्यूजीलैंड में मिलेंगे कैंटरबरी मिलेंगे न्यूजीलैंड में। तो लानोज कहाँ पर मिलेंगे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप लोग कमेंट में आंसर क्यों नहीं देते? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट में आंसर दिया करो। आपको नहीं आता है तो कहीं पर वीडियो को पॉज कर लिया करो पहले, फिर कहीं पर देख करके उसका राइट आंसर किया करो, क्योंकि आपको जो आंसर होता है वो रिकॉल हो जाता है अगर आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो आप लोगों को आंसर याद रह जाता है। ठीक है, तो कैंटरबरी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। लानोज आप लोगों को बताइएगा। तो 41वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक मुझे इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, लाइक्स ज़्यादा आएँ, व्यूज़ ज़्यादा आएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, अगर लाइक्स व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है कि कहाँ पर कमी रह गई। ठीक है, 42वां देखते हैं कि किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एक वहन क्षमता होती है। अधिकतम क्षमता क्या होती है? वहन क्षमता। वहन क्षमता आप लोगों की भी अधिकतम कितनी होगी कि 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। कोई भारी सा व्यक्ति होगा तो उसकी वहन क्षमता कितनी होगी कि भाई वो अपने ऊपर कितना वजन लेकर के चल सकता है। तो ये भी क्या है? एक अधिकतम संभाव्य जो संख्या का होता है उसे क्या बोलते हैं? वहन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो 42वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को 2 भागों में कर दूंगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग में है वो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिलान निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? कौन से पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है कि इस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा ऐसा जलवायु कारक है जिसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है? तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर तापमान परिवर्तन हो गया, मान लो टुंड्रा में है, वहाँ पर पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं, टुंड्रा टेगा वगैरह में, तो वहाँ पर अगर पेंगुइन पाए जाते हैं, अगर वहाँ पर तापमान ज़्यादा हो गया तो क्या वो पेंगुइन सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो तापमान परिवर्तन करता है। सूर्य प्रकाश की स्थिति, सूर्य का प्रकाश भी स्थिति पर प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है तो मतलब ठंडा है, तो मतलब जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो अलग तरह का होगा। जल की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता होगी तो उस जल के पास स्थल पर रहने वाले जीवों की संख्या, उनकी जो विविधता है वो अलग होगी। पवन जो है, पवन कोई चीज़ नहीं है, पवन निर्धारित नहीं करती है, इसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है, याद रखिएगा। 43वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मिलानकोविच
मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित क्या करता है? तो आप लोगों की एक टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, उसमें जलवायु परिवर्तन के कारणों में एक चीज़ शामिल है मिलानकोविच, और मिलानकोविच रिलेटेड है पृथ्वी के अक्ष से, पृथ्वी की जो टिल्टेड पॉइंट है, जो झुकाव है, उससे रिलेटेड है, ध्रुवों से रिलेटेड है। तो मिलानकोविच किससे प्रभावित होता है? प्रभावित करता है किसे? तो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंधित है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि आप लोग पर्यावरण के पर्यावरण अध्ययन भी इसमें पढ़ते हो, जैव विविधता का संरक्षण वगैरह, ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हो जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का लैब असिस्टेंट का, तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स उसमें भी है, ठीक है। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स होता क्या है? तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स मैंने बता ही दिया यार आप लोगों को। नगरीकरण से नहीं है, वैश्विक उष्मन से नहीं है, चक्रवात के जीवन चक्र से नहीं है, किससे रिलेटेड है? पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से। पर्यावरण का प्रभाव कितना होता है, किस प्रकार से होता है, उसके मूल्यांकन के लिए कौन सा मैट्रिक्स अपनाया जाता है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स अपनाया जाता है। तो 45वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने स्वस्थाने इन सितु और एक्स सितु आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड ये मुद्दा है। ये स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है स्वस्थानीय से संबंधित? तो वानस्पतिक उद्यान ये स्वस्थानीय से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर जंगली जीव वनस्पति विकसित होंगे वहीं पर बना दिया जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य भी बने जाए, बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं बनाया जाए, लेकिन जो वानस्पतिक उद्यान है वो हम कहीं भी बना सकते हैं, एक्स सितु हो सकता है वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो वानस्पतिक जो उद्यान है वो इन सितु के तहत शामिल नहीं किया जाता, वो एक्स सितु में शामिल किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, ये 120 क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैंने 200-250 क्वेश्चन और बना लिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा, आप लोगों को क्लासें मिलेंगी, प्रैक्टिस ज़रूर मिलेंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत कम गलत हो एग्जाम में, ठीक है। तो 47वां है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो सब लोगों को पता है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण CFC है, ठीक है। तो 47वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 48 है एक पारिस्थितिकी संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों का सही नहीं है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। भाई कार्यात्मक इकाई तो है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। संपूर्ण जैवमंडल में कई पारिस्थितिकी तंत्र है, और संपूर्ण जैवमंडल भी एक क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। उसका एक स्थानिक घटक होता है, ठीक है, कि वहाँ पर कौन से प्रकार की वनस्पति होंगी, वहाँ पर तापमान कितना होगा, तो कौन से जीव सर्वाइव करेंगे, तो स्थानिक घटक होता है। यह एक संवृत्त तंत्र है, संवृत्त तंत्र नहीं होता, ठीक है, ये संवृत्त तंत्र नहीं होता, ये कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है संवृत्त तंत्र हो, ठीक है। तो 48वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 50 होने वाली है अपन लोगों की, ठीक है, हाफ सेंचुरी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आप लोगों के सामने, अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं? अम्ल वर्षा में जो रासायनिक तत्व होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो 49वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, ठीक है, लैक किलर भी कहते हैं अम्ल वर्षा को। लेक्चर को ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? यह आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो उच्चावच जो मानचित्र है वो सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है, वो भौतिक मानचित्र का उदाहरण है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 50वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51 है, हाफ सेंचुरी हो चुकी है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोगों के सामने। भूमि पर एक दूरी फरलांग, एक दूरी 3 फरलांग, ध्यान से समझिएगा इसे, 3 फरलांग है, 79 गज है, ठीक है, 2 फीट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, 2 फीट है और 7 इंच है। ये कहाँ पर है? भूमि पर है। कहाँ पर है? भूमि पर है, ठीक है। कितनी है? 3 फरलांग है, 79 गज है, 2 फीट है और 7 इंच है। तो इनकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न, तो बताना क्या है आप लोगों को? आरएफ बताना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं फरलांग वाला सिस्टम सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मील में कितनी फरलांग होती है? 1 मील में फरलांग होती है 8, और यहाँ पर दे रखा है कितना है? 3 दे रखा है, मतलब 1 मील में इंच कितनी होती है? 63,360, यानी कि ये किसके बराबर है? 8 फरलांग के बराबर है। कितने फरलांग के बराबर है? 8 फरलांग के बराबर है। तो ये 8 में से अपन लोग भाग देते हैं, 8 7 56, बच गए 7, 8 नाम 8 7 56, 8 20 64, 8 नाम 63, 8 20 64, 8 नाम 72 होते हैं, 8 नाम 72, बच गया 1, 8 दूनी 16, 7,920 इंच होते हैं। 1 फरलांग में कितने इंच होते हैं? 7,920। दे कितने रखे हैं? 3 दे रखे हैं, गुणा 3, 0 3 दूनी 6, 9 18, 7 21 1 22, कितने हो गए? 2038 होते हैं क्या? नहीं, 3 3 दूनी 6, 9 27, बच गया 2, 9 27 है यार, बच गया 2, 3 7 7 21 22 23, ये 23 है। 29 27 होते हैं, 28 नहीं है, 29 27, गलत हो गया, ठीक है। तो 23,760 इंच तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसके बाद है 79 गज, 79 गज, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 79 गज ये आप लोगों को पता नहीं चाहिए। 1 गज में कितनी इंच होती है? 1 गज में 36 इंच होती है। तो 79 गज में कितनी इंच होगी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हो जाएगी आप लोगों के सामने 2,844। देख लो भले, 9 9 6 9 6 नाम 54, बच गया 5, 6 7 42, 42 और 5 42 और 5 47, 47 का 7, मैं कार करके बताता हूँ। 9 6 54, बच गया 5, 7 6 42, 43 44 45 46 47, गुणा 9 30 27, बच गया 2, 7 21 22 23, 4 7 2 14, 1 4 3 7 1 8 और ये 2, 28 44, कितनी हो गई? 28 44 ही हो गई, ठीक आ रही है बात समझ में। अब है 2 फीट, तो 1 फीट में इंच कितनी होती है? 12 होती है। तो 2 फीट में कितनी? 12 दूनी 24, ठीक है। और लास्ट में कितनी इंच दे रखी है? 7 इंच दे रखी है। अब इनको जोड़ लो, 7 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 15, 6 4 10 2 12 और 1 13, 8 7 15, 15 का 5, 15 का 5 नहीं है, 15 और 1 16, ठीक है। इसके बाद में 1 3 2 5 1 6 और 2, ये हो गए 26,635। कितना हो गया? तो ये आरएफ जो होगा वो होगा, एक कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। समझ गए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सब लोगों को क्या करना है? इंच में परिवर्तित करने देना है आप लोगों को, ठीक है। तो 1 अनुपात 26,635, 26,635 ये आरएफ हो जाएगा। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कहीं आवाज़ तो नहीं चली गई इस वीडियो की।